गुड नून अगेन। हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन होता है कोई भी फिक्स असेट्स जब हम परचेज करते हैं तो जितनी हम उसकी कॉस्ट पे करते हैं उतनी हम उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं। कि मान लीजिए एक कार है और मैं आज एक बिल्कुल न्यू कार लाया हूं और उसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज है। सो मैं समझूंगा इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10 लाख रुपए ही है। लेकिन जैसे साल बदलते जाएंगे, ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो कार की वैल्यू है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और उसी को ही हम डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, उस वैल्यू में कमी आ जाएगी। कोई भी फिक्स असेट जब किसी भी बिजनेस में कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करी जाती है, कोई भी फिक्स असेट्स ली जाती है, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है ईयर बाय ईयर। डेप आप प्रॉपर्टी में देखिए, प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से वो कर सकते हैं। एक खाली हम लैंड की बात करें और एक हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें। तो अगर मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो नो डाउट बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। ठीक है, जो भी चीज नेचर ने हमें दी है, जो कुदरत ने हमें दी है, जैसे कि लैंड कुदरत ने हमें दी है, गोल्ड कुदरत ने हमें दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज है वो डेप्रिसिएट नहीं होती, उनकी वैल्यू टाइम बाय टाइम इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लैंड की वैल्यू भी कम हो सकती है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बदल जाए तो जो लैंड कभी करोड़ों की है वो कौड़ियों में भी हो सकती है। हाँ, वो चलो गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ से अंतर था, लेकिन हम एज यूजुअल बात करें तो जैसे मैंने लास्ट में बताया था, मान लीजिए ये एक हाईवे है, लाइक NH8 है, और यहाँ पे किसी की जमीन है, इस जमीन की वैल्यू करोड़ों में है, और यहाँ से अगर एक रेल की लाइन पास हो जाए तो अब जो ये जमीन बच गई, ठीक है ना, इसके लिए कोई पासेस नहीं है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो लैंड की वैल्यू में डिफरेंस आता है वो अलग है। देखिए एक चीज है, ब्लैक मनी और रियल एस्टेट में ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा ब्लैक मनी होगी, जितना ज्यादा करप्शन होगा, जमीनों की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं या मैं कोई लीडर हूं और मैंने अभी 200-300 करोड़ रुपए या 20-30 करोड़ रुपए किसी भी स्कैम में मैंने अंदर कर दिए, तो अब उसके बाद मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है उन पैसों को लगाने के लिए? रियल एस्टेट में जमीन खरीद लूंगा, फ्लैट खरीद लूंगा, या कोई कंपनी खड़ी कर दूंगा फ्लैट बनाने वाली, है ना। तो ये इनमें हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। और पैरेलल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है इकोनॉमी को, भले ही वो दूसरे तरीके से हेल्प कर रही है लेकिन फिर भी वो हेल्प करती है। तो इसी वजह से वो जो आप बता रहे थे UPA 2 एंड NDA में जमीनों के जो दाम थे वो काफी अंतर थे। लेकिन देखिए उसमें क्या होता है, जब भी किसी भी लैंड के जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जब भी कीमतें बहुत ज्यादा हाई करती हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है डीलर्स को, जो प्रॉपर्टी को बिकवाते हैं या वो करते हैं, या जो लैंड ओनर्स हैं। और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फायदा होता है, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो उस आदमी का होता है जो घर बनाने का सपना ले रहा होता है। क्योंकि कीमतें अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जिनको खाली इन्वेस्टमेंट पर्पस से जमीन चाहिए वो तो थोड़े दिन के लिए स्किप कर देंगे, लेकिन जिसे घर बनाने के लिए चाहिए उनके ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर इस चीज का पड़ता है। खैर, तो जो चीज हमें नेचर देती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन के लिए ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का AS6 लगता था। अभी क्या है, इंड AS उसको बदला जा रहा है। तो ये IFRS क्या है, इंड AS क्या है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से हम इन्हें काम में लेते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए लगता है। तो जो भी कोई फिक्स असेट्स है तो उसको हम फेयर वैल्यू उसकी डिटरमाइन करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। वरना होगा क्या, एक्चुअली में मान लीजिए किसी एसेट्स की वैल्यू हजारों में है और अकाउंट्स बुक्स में वो लाखों में लिखी जाएगी।
ठीक है ना। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन लास्ट लेक्चर में। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने आप लोगों से बात करी थी, डेप्रिसिएशन के मेथड बहुत सारे हैं, है ना। 7-8 मेथड की हमने बात करी थी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एन्युटी मेथड, दिस ऑल टाइप ऑफ मेथड। लेकिन जो हमारे एमबीए में है वो सिर्फ 2 ही मेथड एमबीए में हमें जो पढ़ने हैं, वो एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज हो गया ईयर बाय ईयर वही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लाइक कोई असेट्स आई 1 लाख रुपए की और उस पर हर साल अगर 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो जितने साल असेट्स यूज होगी वो 10,000 रुपए ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगला मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और आप 1 लाख की कोई असेट्स आप लेके आए हैं, तो जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है इसमें पहले साल का वो रहेगा 10,000, बैलेंस बच जाएगा 90,000। फिर जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा 10,000, बैलेंस बच जाएगा 80,000। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 10, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा वो रहेगा 9,000, यानी जो 90,000 है इसके ऊपर 10% हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 81 और थर्ड 81 पर 10% चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 8100। इस तरह से वो डिमिनिश होता हुआ चलेगा बैलेंस। तो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल उसके बाद हमने बताया था इसकी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए जब भी आप डेप्रिसिएशन में जब आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ना तो आपको प्राइमरली 2 अकाउंट मेंटेन करने होंगे। एक तो जो भी आपको फिक्स असेट्स गिवन है जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस असेट्स का अकाउंट, ठीक है। लाइक मैं मशीनरी की बात करता हूं तो मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक सेकंड अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। लाइक अगर मैं किसी प्लांट की बात करता हूं तो एक तो प्लांट का अकाउंट इटसेल्फ हो गया और जो सेकंड अकाउंट हो गया वो कौन सा अकाउंट रहेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बहुत आसान है, मेन जो है वो हमारा जो फिक्स असेट्स है उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। जब भी हम फिक्स असेट्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कुछ बेसिक चीज ध्यान रखते हैं, ये होता है उसका डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। जब भी असेट्स परचेज करी जाएगी तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैंक या टू कैश। 90% बैंक की हम लिखते हैं क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में वो थ्रू बैंक होती है। तो जितने रुपए की परचेज करी वो लिख दिया। जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो यहां लगेगा, वो लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए कोई असेट्स आपने साल के दौरान सेल कर दी, बेच दी, तो वो यहां पे आएगा बाय बैंक। अगर आपने कोई असेट्स को बेचा है और उसमें प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है ना, कोई असेट्स आपने बेची है और उस असेट्स को बेचने में आपका प्रॉफिट हो गया, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, जब हम बेचेंगे किसी भी असेट्स को तो पैसा हमारे पास आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी फिक्स असेट्स है वो बेची हमने और टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जो भी हम अगर बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जब हमारा प्रॉफिट आएगा तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जब हम किसी असेट्स को ईयर साल के दौरान बेचते हैं या खरीदते हैं तो जो प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसको हम किस किस तरह से एंट्री करेंगे वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मैं उसके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने इंसर्ट करता हूं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप जी। देखते हैं ऑन 1 अप्रैल 2000 ए फर्म परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2000 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख was purchased. On 1 October 2001 the machinery purchased on 1 April 2000 having become
absolute was sold of rupees 90,000. On 1st October 2002, new machinery was purchased for rupees 2,500, while the machinery purchased on 1st October 2000 was sold 8,400 on the same day. The firm provides depreciation on its machinery at 10% per annum on original cost. The firm closed its book on 31st March every year. Show machinery account for the period of 3 accounting year ending 31st March 2003. 31 मार्च 2003 तक का आपको अकाउंट शो करना है। अभी मैं एक बार ईयर बाय ईयर जो कुछ इस क्वेश्चन में है उसकी एक पिक्चर आपको दिखाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। एक मिनट में तो मैं एक बार आपको जो पूरे क्वेश्चन में है एक बार उसकी पिक्चर बना के दिखाता हूं कि है क्या, उसके बाद हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये हमारा पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। 1 अप्रैल 2000। तो 1 अप्रैल 2000 को हमने एक मशीनरी परचेज करी कितने रुपए की, 2 लाख रुपीस की। तो यानी यहां पे हमने एक 2 लाख रुपए की न्यू मशीनरी परचेज करी। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2000 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड। अब मान लीजिए अक्टूबर यहां पे आया तो ये था हमारे पास 1 अक्टूबर, यहां पर हमने एडिशनल 1 लाख की मशीनरी और परचेज कर लिया, यानी ये पहली मशीनरी हो गई हमारे पास और ये हो गई दूसरी मशीनरी। अब क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2001 the machinery purchased on 1st April 2000 having become absolute was sold of rupees 90,000। अब ये तो था बेटा 2000 से 2001, अब ये आ गया 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002। तो यहां पे कहीं अक्टूबर होगा, तो इस अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2001 को जो ये वाली मशीनरी थी ना, मशीन 1, वो क्या हो गई, एब्सोल्यूट हो गई, खराब हो गई। और इस मशीनरी 1 को जिसको हमने कितने में खरीदा था, 2 लाख रुपीस में, हमने बेच दिया कितने रुपए में, 90,000 रुपीस में। यानी मशीनरी 1 सोल्ड कर दी 90,000 रुपीस में। इस पे मैं लिख देता हूं एस, और ये था परचेज पी, और ये भी था परचेज पी। ठीक है। अब on 1st October 2002 न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 2,50,000। तो 1 अक्टूबर 2002 यहां पे कहीं होगा, तो ऑन 1 अक्टूबर 2002 एक नई मशीन खरीदी है जो हमारे पास थर्ड मशीनरी है, और वो है 2,50,000 की। ठीक है। while the machinery purchased on 1st October 2000 was sold for 84,000 on same day। यानी कि जो मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, यानी सेकंड मशीनरी, ये हमने ये तो परचेज करी है, और ये जो सेकंड मशीनरी थी वो हमने इसी दिन 84,000 रुपीस में क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है। अब हमें यहां तक 31 मार्च 2003 तक के लिए अकाउंट बनाना है। सो ये जो जर्नी 1 अप्रैल 2000 से शुरू होके 31 मार्च 2003 तक की है, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूजन हो तो बताइए। गाइस आंसर करने से पहले, किसी भी चीज को सोल्व करने से पहले जरूरी है उसका क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को ढंग से समझना। फोन यूज मत करो, उसके क्वेश्चन को समझना। तो ये पूरी जर्नी है, कब कब हमने कौन कौन सी मशीनरी परचेज करी और कब कब कौन कौन सी हमने सेल करी। ठीक है। परचेज करेंगे तो डेबिट साइड में करेंगे, सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड में करेंगे। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। अब शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो इस तरह से आपको कोई मशीनरी अकाउंट बनाना है। यहां हम
डेट डालेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे रुपीज। जो भी इसके लिए कैलकुलेशन रहेगी वो हम वर्किंग नोट में करेंगे नीचे। ठीक है भाई, तो हम शुरुआत करते हैं कहां से? 2000 सन है ये, और फ्रॉम 1 अप्रैल। तो एक मशीनरी हमने परचेज करी है, तो यहां हम डाल देंगे टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए की है मशीनरी? 2 लाख रुपीज की। तो यहाँ 2 लाख। ठीक है, अब सेम 1 अक्टूबर 2000 को हमने एक और नई मशीनरी परचेज करी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, और ये मशीन कितने की है? 1 लाख की। ठीक है, इस पूरे साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2000 सन चला गया, और अब हमारे पास आ जाएगा 2001, और 2001 का हमारे पास आ जाएगा 31 मार्च, और 31 मार्च को हम लगाएंगे इधर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहला मशीन का अलग लगाएंगे और दूसरी मशीन का अलग लगाएंगे। देखिए, पहली मशीन पे 10% लगाना है, और पहली मशीन पूरे साल यूज हुई है, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा गाइज? 20,000, और 1 लाख का 10% 10,000 फॉर होल ईयर। और हमें लगाना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 5,000। ये पहले साल के लिए 5,000 है, उसके बाद पूरा 10,000 ही लगेगा। तो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 25,000। और अब हम यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखिए, जो फर्स्ट मशीनरी है उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, 2 लाख में से 20,000 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 1,80,000। सेम एज इट इज यहाँ पे 1 लाख रुपीज, 1 लाख में से 5,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 95,000। और यहाँ पे हम जब इन्हें टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,75,000। तो इधर आ जाएगा 3 लाख, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 लाख। इधर तक पहला साल हमने कंप्लीट करा है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हमने 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक की एंट्री कर दी है। अब बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले ईयर चेंज कर लेंगे। ईयर जो 2000 चला आ रहा था वो हो गया 2001, और 2001 में 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल। बेटा जो ये बैलेंस है इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ओके, तो जो बैलेंस हम ब्रोट डाउन करेंगे ये है पहली जो मशीनरी है उसका 1,80,000, और जो सेकंड मशीनरी है उसका 95,000, और टोटल हो जाएगा 2,75,000। अब देखिए इस साल में क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को हमने जो मशीन पहली 2 लाख रुपए में खरीदी उसको हमने बेच दिया। कितने रुपए में? 90,000 रुपए में। अब मैं इसमें आपको वर्किंग नोट में लेके चलता हूं। एक मशीनरी थी बेटा, 1 अप्रैल 2000 को हमने खरीदी 2 लाख रुपीज की। ओके, और इसको हमने यूज करा
तो सबसे पहले साल का इसमें डेप्रिसिएशन कितना लेस हुआ 20,000, तो ये मशीन कितने की बची 1,80,000 की। अब ये हमने यूज करी, ये मशीन की वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 और ये डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2001 को। ठीक है, ये लगा इस पर डेप्रिसिएशन। अब 1 अप्रैल को वैल्यू ये है। अब ये मशीन हमने यूज करी 1 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है, कितने महीने यूज करी 6 महीने। तो डेप्रिसिएशन कितना दिन का लगेगा 6 महीने का लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 10,000। अच्छा अच्छा, हाँ, डिमिनिशिंग नहीं है बेटा, स्ट्रेट लाइन ही है ये, तो 10,000 ही तो आएगा डेप्रिसिएशन 10,000। तो बेटा यहां पर हमारे पास मशीन की वैल्यू 1 अक्टूबर 2001 को कितनी थी 1,70,000। ठीक है, यानी एक मशीनरी जिसकी वैल्यू 1,70,000 थी और हमने उसको बेच दिया कितने में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ 1,70,000 की चीज 90,000 में बेच दी, प्रॉफिट या लॉस लॉस। ये है वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2001 और सेल कितने में करी है 90,000 में। तो बेटा जो लॉस है वो कितने का है 80,000 का। इस मशीन को बेचने में हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। अगर आपको ये वर्किंग नोट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूं। बेटा जब भी कोई मशीन बिकेगी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें उस दिन का, जिस दिन मशीन बिक रही है तो मशीन की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करना है। जिस दिन मशीन बिक रही है उस दिन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये देखना है कि जिस दिन हमने मशीन बेची उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है और कितने में उसे हमने सेल करा है। अगर मान लीजिए वैल्यू है 1,00,000 की और सेल कर दिया 1,20,000 में, तो 20,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की साइड एंट्री होगी। और अगर मान लीजिए मशीन की वैल्यू है 1,00,000 रुपए और सेल करा है 70,000 में, तो जो 30,000 है वो क्या है लॉस, तो लॉस की एंट्री लॉस की साइड में। बात समझ में आ गई। तो जब भी हम मशीनरी को बेचेंगे हमारे सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि हमें यह पता लगाना है जिस दिन हमने मशीनरी बेची है उस दिन मशीनरी की वैल्यू कितनी है ना। ये आप ध्यान रखेंगे तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब हम यहां पर आते हैं 1 अक्टूबर हमने मशीनरी बेची तो एंट्री हो जाएगी बाय बैंक। कितने रुपए में बेची है 90,000 में। देखिए यहां पे लिख रखा है ना, ऑन 1 अक्टूबर 2001 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2000 हैविंग बिकम एब्सोल्यूट वाज सोल्ड ऑफ ₹90,000। अच्छा जी, अच्छा इस मशीनरी पर 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ के लिए कितना रुपया 10,000 रुपीज। और क्योंकि मशीन को बेचने में हमारा जो नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है तो उसे यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली में एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, जो मशीन को बेचने में हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हुआ है गाइस 80,000 का। ठीक है, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आया है, ये यहां से आया है, मशीनरी थी 170 की बेच दी 90 में, लॉस हो गया वो 80,000 का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस साल में देखिए क्या और कोई ट्रांजैक्शन हुई पूरे साल में नहीं हुई, तो हम सीधा क्या करेंगे, अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ईयर 2002 और 2002 में
31 मार्च को हम यहाँ करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। देखो जो पहली मशीन थी उसको तो हम खुदा हाफिज बोल चुके हैं। अब जो ये वाली मशीन है सेकंड मशीन, इसके ऊपर 10% लगेगा, ठीक है ना। तो 1 लाख का 10% कितना रुपया, 10,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। जिस कॉस्ट पे आपने मशीन को परचेज करा है डेप्रिसिएशन उस पर ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हो गया वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज, और ये लग रहा है हमारा पूरे 12 महीने के लिए सेकंड मशीन पे। और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कितना कैरिड डाउन होगा, 95 में से 10,000 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 85,000। ठीक है भाई, यहां टोटल कर लेंगे, यहां 275 आ जाएगा, यहां टोटल कर लेंगे, यहां भी 275 आना चाहिए। अब जो ये बैलेंस है ये 2002 इधर आ जाएगा, इधर 1 अप्रैल को ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। हमारे पास केवल एक मशीन बची है जो सेकंड नंबर की है और जिसकी वैल्यू है 85,000, और हम तीसरे साल में आ चुके हैं। अब ये थर्ड ईयर है हमारे पास। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2002 को एंट्री क्या हो रही है, हमने एक नई मशीनरी परचेज करी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2,50,000। तो गाइस जब भी हम मशीनरी परचेज करेंगे तो हम यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, 2,50,000। और अभी इसी सेम डे पे 1 अक्टूबर को हमने क्या करा है, हमने एक मशीनरी बेच भी दी। कौन सी, जो अभी हमारे पास थी। देखिए जो सेकंड मशीनरी हमने खरीदी थी, ठीक है ना, 1 अक्टूबर को 1 लाख में, उसको हमने बेच दिया कितने में, 84 में। बेटा मैंने आपको बताया जब भी आपको कोई मशीनरी बिके तो जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सेकंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2002। जिस दिन मशीन बिक रही है उस दिन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 2002 को कितनी थी भाई, 1 अप्रैल 2002 को मशीन की वैल्यू कितनी थी, 85,000। तो 1 अप्रैल 2002 को वैल्यू थी 85,000, और हमने इसे बेचा कब है, 1 अक्टूबर 2002। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा। 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5,000। तो ये हो गया 5,000, यानी वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2002 कितना आ जाएगा, ये तो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन अप टू, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज। वैल्यू 80,000 है, सेल कितने में करी है, सेल हमने इसको करा है 84,000 में। अब एक बताओ 80,000 की चीज 84,000 रुपए में बेच दी, सर 4,000 का लॉस हो गया, बिल्कुल सही, प्रॉफिट। तो यहां पे हमें हुआ है 4,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम यहां पे करेंगे 1 अक्टूबर को, सबसे पहले जब भी मशीनरी बेचेंगे बाय बैंक, बैंक से कितने रुपए आएंगे, 84,000। 1 अक्टूबर को ही बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी फॉर 6 मंथ्स, कितना आ जाएगा, 5,000। और बेटा जब भी हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जब भी होता है तो उसे हम P&L को क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इस केस में क्या होगा, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L। तो यहाँ पे बेटा 1 अक्टूबर को हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। और वैसे भी एक सिंपल सी आसान सी बात है कि जब हम लॉस होने पर यहाँ क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो प्रॉफिट होने पे इस रिवर्स जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। और प्रॉफिट कितने रुपए का है हमारे पास,
4,000 रुपीज का। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट 4,000 रुपीज। ठीक है भाई, ये हमारे पास जो मशीनरी हमने बेची उसका काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं हमने क्या करा है। हमने कुछ ही नहीं करा है, तो 31 मार्च 2003 पे आते हैं हम। ये आ गया 2003, 31 मार्च। अभी हमारे पास केवल और केवल ये वाली मशीनरी बची है ना, बाकी तो बिक गई। तो इस पे लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेटा 2,50,000 पर 10%, 25,000, लेकिन 6 मंथ के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा 12,500। और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा 250 में से 12,500 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 2,37,500। ठीक है भाई, बस यहीं पर ये क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये तो हमने सेवर बनाया कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अगर आपको यहाँ पे साथ साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना हो तो वो बहुत आसान है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आपको बनाना हो तो इससे नीचे मैं अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना हो तो आपको केवल और केवल डेप्रिसिएशन देखना है कहाँ कहाँ लग रहा है। सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन यहां लग रहा है कितने रुपए का, 25,000 का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितने का 25,000 का। ठीक है, 31 मार्च को। और सेम इस 25,000 को सीधा यहाँ पे 31 मार्च को ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, खत्म, पहले साल का काम। अगले साल में देखेंगे, अगले साल में डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, एक तो 10,000 रुपए का और एक 10,000 का, टोटल कितने का हो गया 20,000 का। तो बेटा अब ये दो एंट्री कर देंगे, एक 1 अक्टूबर को टू मशीनरी अकाउंट 10,000 और एक 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट 10,000, टोटल हो गया 20,000। इसको 31 मार्च को ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। यानी जो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन है सीधा उसको इधर टोटल करना है और उधर कहां भेज देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी तरह बेटा अगले साल का डेप्रिसिएशन आप देखेंगे तो 5,000 और 12,500। तो यहां पे करेंगे पहले 1 अक्टूबर को टू मशीनरी अकाउंट 5,000 और 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट 12,500, कितना हो जाएगा 17,500। और सीधा इसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,500। और यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म।